हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेशनल मूवमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आप कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगस्त प्रस्ताव के बाद हम देखते हैं दिल्ली चलो आंदोलन चलता है, फिर हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद हम कुछ और छोटे छोटे मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली वो जो सारे के सारे आंदोलन है उसकी पृष्ठभूमि यहाँ छुपी हुई है, जो आज चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और उसके बाद की स्थितियाँ कैसी होती हैं, क्या असमंजस चल रहा होता है कांग्रेस के सामने, मुस्लिम लीग के सामने, देश में क्या स्थिति थी, उन सारी चीज़ों पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। लेकिन उसके पहले, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, विश्वास दिवस का ऑफर हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10th ऑफ मार्च तक ये वैलिड था, लेकिन अभी इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है 15th ऑफ मार्च तक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। क्या है ये ऑफर? तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कुछ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें संकल्प 4.0 बैच है, प्रहार 2.0 बैच है और प्रारंभ 2026 का बैच है। ये जो दो बैचेस हैं, इसमें ये भारी डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप 15 मार्च तक इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्रारंभ 2026 बैच 3 ईयर का कोर्स है। स्पेशली ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम किया गया है जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं, आने वाले 3 साल में अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जिनके पास समय का अभाव है और कम समय में एक लंबे जर्नी के साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रारंभ 2026 बैच। तो आप इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मार्च तक विश्वास दिवस में ये इतना ऑफर मिल रहा है, उसके बाद नॉर्मल प्राइसेस चालू हो जाएंगे। बाकी जो भी बैच की डिटेल्स हैं, टीचर्स कौन पढ़ाएंगे, कितने समय में कोर्स होगा, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, पूरा सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ आपको लिंक के थ्रू ही मिलेगा। तो आप एक बार एटलीस्ट लिंक पर विजिट करिए, समझिए थोड़ा सा इसे। और अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपरली गाइडेंस चाहिए, जो मैं बोलूंगी गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैप्टर का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रक्रिया। हमने लास्ट जो हमारे नेशनल मूवमेंट को पढ़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका हमने देखा था कि फर्स्ट फेज चला, उसी बीच में उसको वापस लिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे। उसके बाद से सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, जिसको इजीली गवर्नमेंट ने दबा दिया। 1934 के बाद कुछ ऐसी स्थिति थी कि अब क्या करना चाहिए। तो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स रचनात्मक कार्य में लग गए, कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने चले गए। ठीक है, तो ये सारी स्थिति चल रही थी। उसी बीच 1939 में चालू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध है, दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 1914 में ऑलरेडी हो चुका था। हम बहुत डिटेल यहाँ पर नहीं जानेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो बात की बात है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, हमें ये डिस्कस करना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यूरोप में हो रहा है साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम हमारे इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा, कभी मैंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीच नहीं दिया है, लेकिन आज मैं देना चाहूंगी, क्योंकि एक बच्चा था, वो कल इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा दुखी चल रहे थे। और इस एज में होता भी है, कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें डाइवर्ट कर जाती हैं, इमोशनली थोड़ा सा हमारा डाइवर्जन चल रहा होता है। और वो बार बार बोल रहे थे कि मैम हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, हमने बहुत कोशिश कर ली, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और इस तरह से तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो देखो, मन हमारी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत विचलित होती है। ठीक है, अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई रामबाण नहीं है कि कोई आपको दवाई खिला दे और उससे आपका मन ठीक हो जाएगा, या कुछ ऐसी बातें कर ले जिससे आपको अच्छा लगेगा, कुछ नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि जब मन भाग रहा है, दोबारा उसको पकड़ कर ले आओ, किताब में लगाओ, वापस मन जाएगा, फिर दोबारा पकड़ कर लाओ, फिर वापस जाएगा, उसको पकड़ कर लाओ। और एक समय जरूर ऐसा आएगा जब मन पर आप अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। और जब आपने ऐसा कर लिया, तब आप समझ जाइएगा कि अब आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। अब आपके अंदर गुण आ रहे हैं, किसके? सिविल सर्वेंट के, है ना।
आपका मन नियंत्रित नहीं होगा तो आप कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम करेंगे? इतनी सारी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप उसके साथ में प्रशासन कैसे चला सकते हैं? तो मन को नियंत्रण करना भी क्या है, एक आपका क्वालिटी डेवलप हो रहा है जो आगे चल के आपके काम आएगा। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी उन बच्चे को भी कि आप बस मन को कंट्रोल करिए और बार-बार कोशिश करिए स्टडी करने की। पहली बार 1 घंटा कंसंट्रेशन बनाइए, उसके बाद बर्बाद होगा समय कोई बात नहीं, अगले दिन 2 घंटा बनाइए, उसके बाद 3 घंटा बनाइए और एक बार आपने ये 21 डेज़ तक कर लिया, फिर देखिए आपका मन बिल्कुल आपके नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है? चलो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्या बोल रहा है यहाँ पर राइटर, थोड़ा-सा हम समझेंगे। ओके, 1919 की वर्साई संधि की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ट्रीटी होती है और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ऑलरेडी हम काफी डिटेल से देख कर आए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से फिर संधि होती है। वर्साई की संधि का जिक्र किया गया यहाँ पर। वो ट्रीटी अपने आप में दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण क्यों थी? क्योंकि दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हुआ यूरोप में। कोई एक ग्रुप हारा, हारने के बाद ट्रीटी की गई, लेकिन वो ट्रीटी इतनी ज्यादा बर्बरपूर्ण थी ना कि जिस पर वो संधि लादी गई थी, हारे हुए देश जैसे जर्मनी, जब भी उसको मौका मिलता वो बदला जरूर लेता। तो एक्चुअली राइटर यहीं से स्टार्ट करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जड़ कहां छुपा था। द्वितीय विश्व युद्ध का जड़ छुपा था प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद होने वाली वर्साई की संधि, जो पूरी तरह से फेवरेबल थी, जीते हुए राष्ट्रों के पक्ष में थी, ठीक है। तो 1919 की वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध का अंत तो हो गया, लेकिन इससे यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव में कमी नहीं आई। एक ऐसी ट्रीटी जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दे, ये वो नहीं थी। ये ऐसी ट्रीटी थी जिसने जहां एक पक्ष को अति संतुष्ट कर दिया, वहीं एक पक्ष जो है वो तनाव से घिर गया, और वो उस तनाव से घिरा है तो जरूर कभी ना कभी उस मौके का फायदा उठाएगा जब भी उसे मिलता है, और वो इसको नीचा करेगा। तो यहाँ पर यही था कि ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने कुछ समय के लिए चीजों को दबाया, सभी वर्गों को संतुष्ट नहीं किया, और असंतुष्ट वर्ग उभरकर सामने आएगा कब? जर्मनी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में। परिणाम स्वरूप 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर आक्रमण या फिर युद्ध की घोषणा कर दी। अब हुआ क्या था यहाँ पर देखते हैं हम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आई थिंक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि दो ग्रुप्स, जर्मनी जो बहुत ही जिसको तोड़ दिया गया था, उसकी सेना छोटी कर दी गई थी, उसके महत्वपूर्ण संसाधनों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1930 के बाद हिटलर जो है वो थोड़ा सा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो इजीली लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता था। कंट्रोल इन द सेंस ब्रेन वॉश करने की अच्छी क्षमता थी कि लोग जो है उनका ध्यान आकर्षित कर लेता था, उनको अपने पक्ष में कर लेता था। और हिटलर के वो जो भाषण थे ना, उसने जल्दी जर्मनी के लोगों को यह एहसास दिला दिया कि हमें जो चाहिए वो यही व्यक्ति हमें दिलवा सकता है। हिटलर ने वो भरोसा जीता, और वो भरोसा जीतने के बाद हिटलर जर्मन का तानाशाह बन बैठा, और जैसा उसने अपने लोगों को वादा किया था उसने वैसा किया, अपनी सेना को सुदृढ़ किया। और सबसे पहले तो जर्मनी नस्लवाद की भावना जो है, आर्य नस्ल, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से यहूदियों के साथ उसका जो दुर्व्यवहार था वो चालू हुआ। और नस्लवादी भावना तो एक चली रही थी, दूसरा अपने आप को मजबूत किया जा रहा था, अपनी सेना को मजबूत करके आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया जाता। इसी क्रम में पोलैंड पर भी इसका नियंत्रण जो है, पोलैंड के कुछ क्षेत्रों में इसके हित छुपे हुए थे। और पोलैंड जो है वो जाता है ब्रिटेन, फ्रांस, इनके सामने अपनी ये बात रखता है, जहां पर वो जिक्र करता है कि भाई हिटलर जो है वो किस तरह से हमारे इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने थोड़ा बहुत हिटलर को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक, जब तक ये चेतावनी दी जाती, 1939 का समय आ चुका था। 1930 से 39 तक हिटलर ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था, जर्मनी को इतना पावरफुल बना लिया था कि जो शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी इस वर्साई की संधि के द्वारा, वो बिगड़ चुकी थी, और वो किसके फेवर में जा चुकी थी? हिटलर के, यानी जर्मनी के। अब वो समय था जब हिटलर बिल्कुल डरा नहीं, उसने पोलैंड पर अटैक किया, और ब्रिटेन बोल चुका था कि अगर आप पोलैंड पर अटैक करते हो तो द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है। जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, वैसे ही ब्रिटेन ने 2 दिन बाद युद्ध की घोषणा कर दी और उसने जर्मनी पर अटैक कर दिया। अब 2 ग्रुप्स बन जाएंगे यूरोप में। एक ग्रुप वो जो किसका फेवर करेगा? ब्रिटेन का, और दूसरा ग्रुप वो जो फेवर करेगा जर्मनी का। ब्रिटेन वाले ग्रुप में कौन कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस हमें दिखाई देता है, और ब्रिटेन वाले ग्रुप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, आगे चल के यूएस शामिल हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, फिर बाद में रशिया भी शामिल हो जाता है।
और दूसरी तरफ जर्मनी वाले ग्रुप में कौन है, जर्मनी है, इटली है, एशिया का एक देश जापान, वो हमें इसमें सम्मिलित दिखाई देता है। तो बेसिकली दो ग्रुप्स बन जाते हैं। अब हमारे जैसे देशों की क्या स्थिति थी, जिनका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी हम स्वतंत्र तो थे ही नहीं, हम उपनिवेश थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इन सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के उपनिवेश थे। तो जहां पर ये साम्राज्यवादी शक्तियां जिस साइड थी, उसी साइड उनके उपनिवेश भी ऑटोमेटिक हो जाने थे। तो भारत के सामने यही वो समय आया जब ब्रिटेन वापस से भारत को घसीटेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीटना मतलब पूरी तरह से भारत का यूज किया जाएगा अपने फेवर में, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए। अब भारत के सामने क्या था इस समय, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे, कुछ लीडर्स चाहते थे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी ब्रिटेन का दुश्मन है जर्मनी, जर्मनी की मदद ले ले, जापान की मदद ले ले, ब्रिटेन को उखाड़ के बाहर फेंक दे। ठीक है, वहीं कुछ पक्षों का कहना था कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी अपने आप में जो गैस के चैम्बर्स में यहूदियों को मार रहा है वो अपने आप में गलत है ना। तो वो फांसीवाद, नाजीवाद जो हरकतें कर रहा है, जिस विचारधारा से वो प्रभावित है, अगर आपने उसका सपोर्ट ले लिया, तो गांधी जी बेसिकली क्या कहते थे कि केवल आपका जो एम है वही प्योर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका रूट भी प्योर होना चाहिए। यानी जिस रास्ते से आप होकर जा रहे हैं वो रास्ता भी अपने आप में अच्छा होना चाहिए। यानी अगर आपका रास्ता ही गलत है तो आपका उद्देश्य कितना ही सही क्यों ना हो, वो भी अपने आप में गलत सिद्ध हो ही जाएगा। तो बस यही था, कुछ असमंजस चलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन राइटर क्या शुरुआत करता है, राइटर बस ये बोलता है कि देखो, वर्साई की संधि में ही प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था, उसके उसी की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण छुपे थे। ठीक है, और इसी की वजह से 1 सितंबर 1939 को सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन पोलैंड को फेवर करने के लिए जर्मनी पर अटैक कर देता है 3 सितंबर 1939 और स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर। यानी अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में। इसके पहले भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा था, क्या हो रहा था। 1934 में हमने इलेक्शन देखा, 37 देखा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत अच्छी जीत हासिल हो रही है, किसको, कांग्रेस को। बहुत अच्छे से कांग्रेस के मेंबर्स वहां जाकर अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में कुछ ऐसी चीजें, नई धारणाएं दिखाई देती है 1938 के आसपास। 1938 तक कांग्रेस में कई सारे नए लीडर्स आ चुके थे जिनका हमें प्रभाव दिखाई देता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस तरह के नेता। ठीक है, तो यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी सुभाष चंद्र बोस की, और कांग्रेस के दो सेशंस का हम जिक्र करेंगे, एक जिसका नाम है हरिपुरा सेशन और दूसरा जिसका नाम है त्रिपुरी अधिवेशन। 1938 और 1939 में कांग्रेस के ये दो इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे। ये कांग्रेस में बड़ी जटिलता दर्शाते हैं। ओके, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और आपको पता है हर साल ही जनरली कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता था जिसमें कांग्रेस का एक अध्यक्ष चुना जाता था, और वो अध्यक्ष किस मिजाज का है उसके हिसाब से ही कांग्रेस आने वाले एक साल में काम करती थी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हरिपुरा सेशन की, फिर त्रिपुरी सेशन पर जाएंगे। 1938 तक नेहरू और बोस कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ता के रूप में उभरते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका एक स्पीच देने का पावर था, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की इनके पास अच्छी क्षमता थी। कांग्रेस दो विचारधारा, परंपरावादी और परिवर्तनकारी में परिवर्तित हो गया था। परंपरावादी वो जो पुराने ही ढर्रों पर चीजों को लेकर चलने चाहते थे, और परिवर्तनवादी वो जो कुछ चेंजेस चाहते थे, जो चाहते थे कि नहीं, अब ये जो कर रहे थे इसको छोड़िए, अब आपको नए बदलाव की जरूरत है। तो ये 1938-39 का वही समय है जब कांग्रेस में हमें दो विचारधाराएं दिखाई दे रही है, एक परंपरावादी और दूसरा जिसको क्या कहा जा रहा है, परिवर्तनवादी या परिवर्तनकारी। गांधी जी हरिजनों के कार्य के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। गांधी जी, हम देखते हैं कि रचनात्मक कार्य की ओर चले गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के बाद से। रचनात्मक कार्य क्या कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह से लोगों को आने वाले आंदोलन के लिए तैयार करना है, जिसमें एक उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था हरिजन। हरिजन बोला करते थे वो किसको, दलित समुदाय के लोगों को। हरि मतलब भगवान विष्णु के लोग हैं ये। ठीक है, तो गांधी जी उनके उत्थान के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 1932 का पूना पैक्ट आप सभी को पता है, आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पूना पैक्ट जो है उसमें गांधी जी ने किस तरह से आश्वासन दिया था और उसी की पूर्ति के लिए वो उसके बाद से हरिजनों के उद्धार के लिए काम करते हैं। तो गांधी जी सक्रिय रूप से यहाँ एक्टिव नहीं थे, वो काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर हरिजन के लिए। इसी बीच 19 से 21 फरवरी के बीच 1938 को विट्ठल नगर हरिपुरा में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, करेक्ट कर लेंगे। इस अधिवेशन में क्योंकि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के रिसेंटली
कुछ वक्ता सुने थे, उनकी कुछ बातें सुनी थी, इवन उनके कुछ स्पीचेस सुने थे और गांधी जी को वो बहुत प्रभावशाली लगे थे और इस वजह से गांधी जी ने सपोर्ट किया था हरिपुरा सेशन में कि बोस को बनाया जाए अध्यक्ष। और जनरली काफी लंबे समय से ये चला आ रहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया जाता था, चुनाव होता ही नहीं था। और यहां पर गांधी जी के इस डिसीजन से सरदार वल्लभ भाई पटेल खुश नहीं थे। पटेल जी का कहना था कि नहीं, सुभाष की विचारधाराएं बड़ी आक्रामक है जो कांग्रेस के लिए सही नहीं है। ओके, तो इस आक्रामक विचारधारा के साथ वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात को अनसुना करा और हरिपुरा सेशन में उन्होंने बोस को सपोर्ट किया। और उसके बाद से जब बोस सामने आ रहे और आकर अपनी स्पीच दे रहे, तो अब गांधी जी को लग रहा था कि हाँ, सही बोला जा रहा था, बोस की विचारधारा बड़ी आक्रामक है, देश प्रेमी है, वो निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करना चाहते थे। गांधी जी बोस दोनों की देश के लिए एक ही भावना थी, लेकिन तरीका बहुत अलग था। वो गांधी जी से अलग परिवर्तनवादी थे, है ना, जहां उनके द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश को, अब जैसे ही बोस बनते हैं हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष, इन्होंने बोला कि ब्रिटेन को हमें केवल 6 माह का समय देना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर बोल दे कि अगर तुम भारत को आजादी देते तो ठीक है, अदरवाइज हमको आंदोलन चालू कर देना चाहिए। और अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा, इन्होंने बोला कि एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाए, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो डिसाइड करेगी किस तरह से देश के लिए प्लानिंग करनी है, औद्योगिकरण के सेंस में। ओके, और गांधी जी इस विचारधारा से तो खुश नहीं थे। गांधी जी क्या बात करते थे? गांधी जी जो है वो चरखा नीति की बात करते थे, वो कुटीर उद्योगों की बात करते थे, तो वो इससे खुश नहीं थे जो इन्होंने नियोजन समिति की बात की। तो बोस बन गए, बनने पे उन्होंने बोला 6 महीने का समय देते हैं, ब्रिटेन को आजाद कर देता है तो सही है, अदरवाइज आंदोलन चालू करेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाएगी और ये नियोजन समिति डिसाइड करेगी आगे कैसे कैसे हमें देश के लिए क्या प्लानिंग करनी है, किधर कितना इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों पर। गांधी जी सोचने लगे अरे बना तो दिया, लेकिन ये तो अपनी अलग ही विचारधारा से चल रहा है, जो मेरी विचारधारा के जस्ट ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसके साथ में। तो अब गांधी जी अगली बार के लिए तैयार थे कि नहीं, अगली बार बोस को नहीं लाया जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, अब जो 1938 में वो अध्यक्ष बने थे, वो चाहते थे कि 1939 में भी कोई उन्हीं की विचारधारा वाला व्यक्ति अध्यक्ष बनकर आए, है ना, क्योंकि अगर अध्यक्ष कोई उनकी विचारधारा वाला व्यक्ति बनता है उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है आने वाले कुछ वर्षों तक, आने वाले 1 वर्ष में क्या कांग्रेस करेगी उस पर अध्यक्ष का काफी प्रभाव पड़ता है। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गरम दल वाला बने, कोई परिवर्तनवादी व्यक्ति बने। अतः 1939 में एक तरफ तो ये चाह रहे बोस कि हाँ कोई गरम दल बने, और गांधी जी ऑलरेडी अलर्ट हो चुके हैं। तो गांधी जी ने इस बार डिसाइड किया कि नहीं, गरम दल का व्यक्ति नहीं बनेगा। अब यहां पर क्योंकि 2 विचारधाराएं टकरा रही हैं, तो यहां पर इलेक्शन कंडक्ट होगा कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में काफी लंबे वर्षों तक कोई चुनाव की बात नहीं थी, यहां पर चुनाव कंडक्ट होगा कांग्रेस में। ओके, और इस इलेक्शन में गांधी जी ने पहले मौलाना आजाद का नाम लिया, लेकिन मौलाना आजाद अपना नाम वापस ले लेते हैं। उन्हें पता था कि सुभाष चंद्र बोस एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और काफी लोग, कांग्रेस के काफी लोग जो है उनका उन पर प्रभाव है, तो मौलाना आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद से गांधी जी किसको ले आते हैं सामने? सीतारमैया को सामने ले आए। सीतारमैया भी चाह नहीं रहे थे, लेकिन बस गांधी जी का रिस्पेक्ट करने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन जीत किसको हासिल हुई? सुभाष चंद्र बोस को। लगभग 1500 वोट के साथ में इन्होंने जीत हासिल की। अब ये तो गांधी जी के लिए अपमानजनक वाली स्थिति हो गई। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया इस इलेक्शन के तुरंत बाद। गांधी जी ने कहा कि मौलाना आजाद जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए और मेरे दबाव के कारण सीतारमैया ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और सीतारमैया जो हारे हैं इस चुनाव में, वो एक्चुअल में उनकी हार नहीं है, वो असल में मेरी हार है। अब गांधी जी ने सीतारमैया की हार को खुद का हार बता दिया, यानी ये सीधे सीधे ये क्या कर दिया, बोस को दबाव में ले आए, है ना, कि अरे यार सुभाष चंद्र बोस को लगेगा अरे ये गांधी जी तो अपने अपमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। बोस द्वारा 3 फरवरी 1939 को उनकी जीत को निरर्थक बताया। गांधी जी के इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है तो मेरे लिए इस जीत का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जीत को निरर्थक बनाया। अब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस यहां पर किस तरह से एक है या अलग है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू मीन्स सबके लिए ये देख लेते हैं। थोड़े से पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पे। गांधी जी और बोस 2 प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे।
गांधी जी की एंट्री हमने देखी साउथ अफ्रीका में, किस तरह से उन्होंने अपना सत्याग्रह या अहिंसा इन सारे तत्वों को वहां पे प्रैक्टिस किया। फिर इंडिया में आए 1915 में। इंडिया में एंट्री के बाद से गोखले उनके राजनीतिक गुरु बने, उदारवादी चरण के ही लीडर थे। और फिर किस तरह से गांधी जी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री कर गए, ओके, और कांग्रेस में अपना प्रभाव बनाया। वहीं 28 वर्षीय अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया था और उसके अंडर में अपनी सर्विस दे रहे थे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी क्रूर घटना के बारे में आप सभी जानते हैं। उस घटना के बाद इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया, है ना, इतना महत्वपूर्ण एग्जाम, उससे इन्होंने इस्तीफा दिया। इसको क्रैक कर रखा था, सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा दे रहे थे, वहां से इस्तीफा देके ये आ जाएंगे कांग्रेस में, सदस्यता लेके यहाँ पे अपना काम चालू करेंगे। पहले सदस्यता नहीं लेते हैं, पहले जस्ट कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। और जब ये इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं उस समय तक तो ये सदस्य भी नहीं थे इवन कांग्रेस के, ठीक है। तो इन्होंने अपना पद त्याग दिया। 1921 जुलाई में बॉम्बे में ये मिलते हैं गांधी जी से। गांधी जी इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। गांधी जी को दिखाई दिया कि ये देश की स्वतंत्रता के लिए कितने आतुर हैं। गांधी जी ने इनको बोला कि भाई आप चित्तरंजन दास जो है इनके शरण में जाइए, इनको राजनीतिक गुरु बनाइए, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई राजनीतिक गुरु था। इनके भी सीआर दास राजनीतिक गुरु बनते हैं। दोनों के बारे में अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो दोनों देश को लेकर पूरी तरह समर्पित थे, बस दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग था, है ना। इस वजह से विचारधारा को लेकर क्लैश हो रहा था। दोनों ही ईमानदार थे, अंतरराष्ट्रीयवादी सोच रखते थे, मानव के हित की बात कर रहे थे, धर्मनिरपेक्ष थे, सेक्युलर, किसी भी पर्टिकुलर धर्म की तरफ नहीं झुके हुए थे, सभी धर्म को एक भाव से देखते थे। नस्लवाद के दोनों विरुद्ध थे, काला गोरा या इस तरह से नस्लीय भेदभाव। दोनों ने ही अपना पूरा का पूरा जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। तो ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी थी कि देश को लेकर जो राष्ट्रवादी भावना थी वो दोनों ही उससे ओतप्रोत थे। लेकिन विचारधारा में अंतर कहाँ था कि जो गांधी जी थे वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश को एकदम दबाव में लाया जाए, कोई रेडिकल डिसीजन लिया जाए। और सुभाष चंद्र बोस अलग विचारधारा के थे कि नहीं, ज्यादा मौका नहीं देने का, बिल्कुल तुरंत के तुरंत इनको बाहर उठा के फेंक दो। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन क्यों होता है थोड़ा सा हम जानते हैं। 29 अप्रैल 1939 को ये त्रिपुरी सेशन की बात कर रहा है। हरिपुरा अधिवेशन 38 में हुआ था, जिसमें देखा था कि बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। फिर हरिपुरा सेशन के बाद से हमने यहाँ पर 2 सेशंस की बात की थी ना, एक सेकेंड, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो ये जो त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में, इसमें इन्होंने खुद जीत हासिल की थी बोस ने अपनी काबिलियत के दम पर। उसको गांधी जी ने अपना प्रतिष्ठा पर ले लिया। बोस भी बहुत खुश नहीं है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती क्या। 29 अप्रैल 1939 को कलकत्ता बैठक में बोस ने त्यागपत्र दे दिया फाइनली। मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण की घोषणा कर दी। कांग्रेस में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी, वो कार्यकारिणी समिति के जो मेंबर्स थे, लगभग 12 मेंबर्स, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था गांधी जी के पक्ष में, ओके। और इस तरह का दबाव उत्पन्न हुआ कि फाइनली सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर कांग्रेस से अलग नहीं हुए, कांग्रेस से अलग ही एक अलग ग्रुप बनाया, कांग्रेस के अंदर ही एक अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। अभी बोस इसके तहत काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इन पर और दबाव बनाएगी कैसे। अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी, इसके अध्यक्ष थे बंगाल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बंगाल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रीजनल कमेटीज जो होती हैं, बंगाल की जो कांग्रेस कमेटी थी वहां पर अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे सुभाष चंद्र बोस, वहां से इन्हें हटा दिया। और हटाया ही नहीं, आने वाले 3 वर्षों तक कांग्रेस के किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया कि नहीं भाई, आने वाले 3 वर्षों तक आप कांग्रेस के किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, ओके। कांग्रेस की स्थिति क्या थी। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, कांग्रेस ने क्या बोला, जब वो सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मान रहे, जैसे सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भाई ब्रिटिश को थोड़ा सा समय दे और समय देके तुरंत ही आजादी की बात कर ली जाए, या और भी जो उनकी पॉलिसीज थी उससे सहमत नहीं थी। तो कांग्रेस ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद कांग्रेस ने बोला कि हम ब्रिटेन को सपोर्ट करने तैयार हैं। है तो दोनों साम्राज्यवादी शक्ति, लेकिन जो ब्रिटेन
सॉरी जो जर्मनी कर रहा है नस्लवादी फांसीवादी वाली हरकतें, वो अपने आप में गलत है। किस तरह से गैस के चैम्बर्स में, जब मैं आपको कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब हम देखेंगे कि गैस के चैम्बर में किस तरह से नस्लवादी भावनाओं के तहत जर्मन के लोगों को, जर्मनी यहूदी जो थे उन्हें गैस के चैम्बर में बंद कर दिया जा रहा था, जिंदा बंद किया जा रहा था। हजारों की संख्या में बच्चे थे, आदमी थे, औरतें थे, और गैस ऑन किया जाता था, तुरंत के तुरंत वो सब दम घुट जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं की गई। ओके, आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपको पिक्चर्स मिलेंगे, लैक्स में आपको उनके शूज मिलेंगे जो दिखाते हैं कि कितने लोग मारे गए, बाहर उनकी चप्पलें ही बस बची हुई थी। तो यहाँ पर यही था कि कांग्रेस ने बोला कि हम बिल्कुल भी जर्मनी के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अगर हम ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमारे इन दो प्रस्ताव पर विचार करिए। अगर आप इसको मानते हैं तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो दो मांग क्या थी? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन का मतलब है कि हमने डिमांड रखी कि देखिए, हम चाहते हैं कि हम हमारे देश के लिए खुद कानून बनाए, विधान बनाए, है ना, विधान बनाए, और वो विधान कैसा? अच्छा विधान हो, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? संविधान। तो इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं हम हमारे देश के लिए खुद कानून बनाए, संविधान बनाए, और ये संविधान कौन बनाए? हम बनाए। तो इसलिए हमारे देश के ही कुछ लोगों को अडल्ट फ्रेंचाइजी या व्यस्क मताधिकार, मतलब देश के ही लोग अपने देश से कुछ लोगों को चुने वोट डाल के, और वो लोग जाकर सभा करें, उनकी बैठक हो, उनकी सभा, उनकी असेंबली हो, और ऐसी सभा जो देश का संविधान बनाने के लिए गठित होगी, उसे क्या बोला गया? संविधान सभा बोला गया। ठीक है, तो राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि कांग्रेस ने दो मांग रखी। पहला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए, और दूसरा केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, यानी जो केंद्र है वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी चाहिए, जिसको लोग वोट दे, मेजॉरिटी में जिताए, उसकी सरकार बननी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था हो। ये कांग्रेस ने मांग रखी। जब ये डिमांड रखी और जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 सितंबर, उस समय भारत में वॉइसरॉय के पद पर कौन बैठा हुआ था? लिन लिथगो बैठा हुआ था। तो लिन लिथगो ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इनिशियली ब्रिटेन किसी तरह के दबाव में नहीं था। जब विश्व युद्ध चालू हुआ तो ब्रिटेन बहुत मौज में था, उसको लगा चलो मांग कर रहे हैं, हटाओ, हम तो इनको घसीट ही लेंगे। घसीटना क्या है? ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भेजना है, वर्ल्ड वॉर में भेजेंगे ही। भारत में जितने भी अनाज उत्पादन हो रहा था उसको ये यहाँ से उठा के अपने खाद्य आपूर्ति कर ही रहे थे। अन्य भारत ने जितना भी इनको रेवेन्यू मिल रहा था उसका अपने युद्ध खर्चों में प्रयोग कर ही रहे थे, तो ना चाहते हुए वो कर ही लेंगे, तुम क्या करोगे, है ना। तो उन्होंने इनको इग्नोर किया। कांग्रेस की वर्धा बैठक, अब जब हमें इग्नोर कर दिया तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस की वर्धा बैठक हुई 10 से 14 सितंबर 1939 में। गांधी जी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी ने बोला कि बिल्कुल जो भी ब्रिटेन या फिर अन्य राज्य देश हैं जो कि जर्मनी के खिलाफ है, हम उसके फेवर में हैं, हमारी उससे पूरी सहानुभूति है। लेकिन ये सहानुभूति तो आपके प्रति तब है जब हम खुद ही लायक हैं, मतलब हम खुद लायक है तभी हम किसी को करेंगे ना, है ना। और हम खुद ही लाचार है तो हम आपको क्या सपोर्ट करेंगे। तो गांधी जी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति, जो ब्रिटेन वाला ग्रुप था, मित्र राष्ट्र बोले थे, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की। बोस और समाजवादी ने स्थिति का लाभ उठा सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग की। ये जो कांग्रेस की वर्धा में बैठक हुई, गांधी जी ने बोला ठीक है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। वहीं बोस और कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनका कहना था कि काय का सपोर्ट, कुछ नहीं, आप सिचुएशन का फायदा उठाओ। भैया वो वहां पर युद्ध में फंसे हुए हैं, यहां पर उनको परेशान करके रख दो, स्टार्ट करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे इतना परेशान करो, वहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर तो चल ही रहा है, वहां पर परेशान है, इधर भी युद्ध चालू कर दो, परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे तभी तो हमको आजादी देंगे। तो यहाँ पर बोस और समाजवादी तत्वों का कहना था चालू करो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्यों तुम उनको मौका दे रहे हो, है ना, क्यों इतना पुचकार रहे हो। नेहरू जी ने क्या बोला? नेहरू जी का कहना था कि नहीं, ना तो हमको उनके आंदोलन में, सॉरी उनके युद्ध में उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ना ही ये वो समय है जब हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना चाहिए। तो हमें तटस्थता बनाए रखनी चाहिए कि देखो तुम वॉर लड़े हो लड़ो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना तुम्हारे पक्ष में ना तुम्हारे पक्ष में है। तो नेहरू ने ना तो युद्ध में सम्मिलित होने और ना ही ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ करने की मांग की। तो ये जो कांग्रेस का वर्धा सेशन हुआ था, लिन लिथगो ने इनकी डिमांड खारिज की उसके बाद से 1939 में। तो इस वर्धा बैठक में कांग्रेस में हमें तीन विचारधाराएं दिखाई दी। फाइनली कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम युद्ध में सम्मिलित नहीं होते हैं। अभी कोई आंदोलन वगैरह शुरुआत करने की बात नहीं की गई, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि हम युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे, यानी हम ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे वॉर में, है ना।
सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? लिनलिथगो ने लीग और रियासतों को कांग्रेस के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। अब लिनलिथगो को पता लगा, अच्छा ये ओपनली बोल रहे हैं हम सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, चलो फिर इनको थोड़ा सा दबाव में लाते हैं। और कांग्रेस को दबाव में किससे लाते हैं? गोली फेंकते हैं। किसको गोली फेंकेंगे? मुस्लिम लीग को। और किसको गोली फेंकते हैं? रियासतें भी तो हैं, रजवाड़े भी तो हैं, तो रियासत और मुस्लिम लीग को गोली फेंकते हैं क्या कि जल्दी हम 1935 के सेशन में, सॉरी 1935 में जो कानून लेकर आए थे, 1935 का एक्ट जो लाए थे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो देखो भाई, 1935 के एक्ट में हम युद्ध खत्म होने के बाद बदलाव करेंगे, तो लीग और रियासत अगर तुम चाहते हो तुम्हारे फेवर में जाए चीजें, तो क्या करो, वर्ल्ड वॉर में तुम तो हमें सपोर्ट करो, है ना। इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया जा रहा था, ठीक है। इन्होंने बोला हम परामर्श समिति का गठन करेंगे जो विचार विमर्श करके अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर देगी। तो इस तरह से इन्होंने लीग और रियासतों को कांग्रेस से सेपरेट करने की कोशिश की, है ना। दूसरा, सरकार द्वारा कांग्रेस को विवादों में उलझा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। जैसे ही कांग्रेस जो है वो उलझ जाएगी, जब कांग्रेस उलझ गई, आपस में उलझ गई, विवाद में उलझ गई, बस यही वो समय है जब कांग्रेस उलझी हुई और सरकार का अपना काम निकल जाएगा, है ना। यही तो काम करना है, बस आपस में उलझ जाओ, टूट जाओ, लड़ जाओ, हो गया ब्रिटिश का काम, ठीक है। भारतीय सुरक्षा अधिनियम, अब ये तो बात है दिमाग की, है ना, दिमाग से गेम खेला जा रहा है, डंडा भी चलाने में पीछे नहीं रहेगी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। वो क्या बोलती है, भारतीय सुरक्षा अध्यादेश ले आती है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है इमीडिएटली। 1940 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित भी और भी अध्यादेश यहां पर लाए जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश सरकार थी, उसने इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए क्या किया, बस यहाँ पर ध्यान रखा कि कुछ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं, एक तो इनमें आपस में फूट डाल दो, लालच दे दो, 1935 के एक्ट में हम चेंज करेंगे, आने वाले समय में अमेंडमेंट करेंगे। दूसरा, इन पे कंट्रोल करने के लिए भारत सुरक्षा अध्यादेश, देश की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के नाम पे डंडे चलाएंगे इंडियंस पे, है ना। तो बस ये सारी प्रिपरेशन वो कर चुके थे, लीगली भी, और किस तरह से गेम खेलना है वो भी ये कर रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र का निर्णय। अब इस बीच ये तो कांग्रेस के वो मेंबर्स हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो इलेक्शन लड़के कहाँ गए थे, जो इलेक्शन लड़के बैठे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब वो समय आ चुका था, क्योंकि उनसे पहले ही बोला गया था कि जब जरूरत पड़ेगी आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति बैठक हुई, जहां युद्ध समर्थन ना करने का डिसीजन लिया गया। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने बोला कि हम वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया कि प्रांत में जितनी भी कांग्रेस की सरकारें हैं, सबके सब त्यागपत्र दे दो, रेजिग्नेशन अपना डाल दो। जनवरी 1940 में लिनलिथगो ने स्थिति को देखते हुए घोषणा की कि युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस की स्थापना की जाएगी, और ये हमारा लक्ष्य है। अब जब थोड़ा सा लिनलिथगो ये देख रहा था कि अच्छा, पहले तो उसने रिजेक्ट कर दी इनकी डिमांड को, जो भी इन्होंने बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की सेंटर में, लिनलिथगो ने इनिशियली खारिज किया। लेकिन फिर उसने देखा कि कांग्रेस चुप नहीं है इस बात से, कांग्रेस एक्शन ले रही है, और एक्शन के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम क्या किया कि प्रांतीय सरकारों ने कांग्रेस की रेजिग्नेशन देना चालू किया। अब सरकार थोड़ा सा दबाव में आई, तो लिनलिथगो ने बोला कि देखो, कांग्रेस को बोला तुम क्या चाहते हो, डोमिनियन स्टेटस ना, थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम कोशिश करेंगे आपको डोमिनियन स्टेटस देने की। डोमिनियन स्टेटस क्या है कि आप खुद सेल्फ गवर्निंग सिस्टम के अंडर में खुद को रूल करोगे, सेल्फ रूल आपका चालू होगा, लेकिन ब्रिटेन के अधीन रहते हुए, ठीक है। भारतीय राजनीति पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है? अब राइटर यहां पर बताता है कि उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, भारत में डीलिंग चल रही है, और ये डीलिंग लंबी चलेगी। 1939, 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 1939 से 1945, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारे बीच डील ही होती है, जिसमें हम बहुत सारे ब्रिटिश के द्वारा दिए गए प्रस्ताव सामने लाए जाते हैं। जैसे अभी लिनलिथगो ऑफर कर देगा अगस्त ऑफर,
फिर हम देखते हैं क्रिप्स मिशन आता है, फिर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कैबिनेट मिशन। तो इंडियंस ने जो दबाव डाला उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि वन बाय वन ब्रिटेन से ऑफर्स हमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऑफर आया नहीं, उसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीयों ने रिएक्ट करना चालू किया। उस रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन क्या आया? यही रिएक्शन आया कि भाई प्रांतीय सरकारों ने कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय राजनीति पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था? जो वॉर वहां पर हुआ उसने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इंपैक्ट किया? 1938-39 फांसीवादी आक्रमण और चैम्बरलेन के तुष्टीकरण की नीति की भर्त्सना की। मतलब हम ये देखते हैं कि 38-39 में लगातार कांग्रेस ने, भले हम ब्रिटेन के सपोर्ट में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हम जर्मनी की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, जो भी उसके द्वारा फांसीवादी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, है ना। सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया कि भाई क्योंकि हमारा उपनिवेश है, मेरी कॉलोनी है, तो इस वर्ल्ड वॉर में भारत भी सम्मिलित है ना, हमारे साइड से सम्मिलित है। सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध भारतीयों को विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों द्वारा निष्क्रिय अवज्ञा प्रारंभ की गई। अब गांधी जी डायरेक्ट तो कुछ करना नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि ब्रिटेन हमारी बात ऐसे ही मान जाए। ब्रिटेन कहाँ मानने वाला था? और गांधी जी डायरेक्ट सविनय अवज्ञा भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि गलत मैसेज ना चला जाए कि सविनय अवज्ञा करके तुम जर्मनी के सपोर्ट में ब्रिटेन को परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने निष्क्रिय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, एक्टिवली नहीं, लेकिन बोल सकते हैं सुप्त अवस्था में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। वहीं पर जो परिवर्तनवादी थे और जो कम्युनिस्ट थे, उन लोगों ने जुझारू संघर्ष चालू कर दिया। उनका था कि नहीं, आराम आराम से नहीं, चलो चालू करते हैं, इनके खिलाफ संघर्ष स्टार्ट करते हैं। इसी बीच अब ये थोड़ी लंबी जर्नी आपको ले जाएगा, जो भी हमने पढ़ा नहीं। अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो के रूप में जुझारू प्रतिक्रिया जाहिर की। तो इनिशियली गांधी जी ने क्या करा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसा निष्क्रिय रूप से चालू किया 39 के बाद हम देख रहे हैं। लेकिन जब उनको लगा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 40 गया, 41 गया, 42 गया, और लगातार जो ब्रिटेन सरकार ऑफर दे रही थी वो ऐसी थी कि गांधी जी खुद परेशान हो जा रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं, ये डिमांड्स तो हम 15 साल पहले कर रहे थे और इस डिमांड को तुम आज फुलफिल करने की बात कर रहे हो, अब हमें ये नहीं चाहिए। तो फाइनली 1942 में जैसे वामपंथी और कम्युनिस्ट जुझारू संघर्ष करने की बात कर रहे थे, तो 1942 में गांधी जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया और गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया, करो या मरो, जो अपने आप में थोड़ा सा हिंसा के तत्वों को दर्शाता है। डू और डाई, यानी अब हम नहीं सहेंगे, अब हमको आजादी चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालांकि बहुत कम समय में भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत इजीली सप्रेस कर दिया था, किसने? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। तो 1942 के अंत तक ब्रिटिश द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया गया। लेकिन क्या हो गया, और आंदोलन चालू हो जाएंगे। तो इसी बीच हम देखते हैं जो किसान थे, मजदूर थे, उनके द्वारा संघर्ष चालू हुआ 1945-46 में। आगे आप देखते हैं नाविक विद्रोह। नाविक विद्रोह अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसने भी लोगों को संघर्ष के लिए उत्साहित किया। तो एक बड़ा मूवमेंट तो हमें दिखाई दिया भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, लेकिन उसको सप्रेस करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर लोग अपने स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं। किसान अलग आंदोलन चला रहे हैं, मजदूर अलग आंदोलन चला रहे हैं। जो ब्रिटिश इंडियन नेवी में काम करने वाले इंडियंस है वो विद्रोह कर दे रहे हैं। ठीक है, युद्ध के बाद की क्या स्थिति आई? इसी बीच वॉर खत्म हुआ 1945 में। वॉर खत्म होने के बाद देश में बड़ी महंगाई थी। महंगाई क्यों थी? देश से सारा अनाज उठाकर आप ले जा रहे हो विदेशों में, है ना, खाने के लाले पड़ गए हैं। जब चीज कम है और उसको खाने वाले ज्यादा है, वो भी ऐसा कंजम्पशन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। सुंदर कपड़े मत पहनो, टीवी हटा दो घर से, एसी हटा दो, गाड़ी हटा दो, फोन हटा दो, लैपटॉप हटा दो, क्या गेहूं चावल ये भी हटा सकते हो? इम्पॉसिबल सा है ना, मतलब वो हमारी बेसिक नीड है, पेट कैसे भरेगा? तो ऐसी चीज चाहे कितनी ही महंगी हो जाए, लोगों को उसकी जरूरत तो है ही है ना। तो लोग इस महंगाई का सामना कर रहे थे। बेसिक नीड की चीजें महंगी हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगातार सप्लाई जा रहा है। कहाँ पर? यूरोप में। वस्तुओं की कमी देश में हो रही है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई उधर फुलफिल हो रहा है। उनको भारतीयों की मतलब नहीं है, तुम मरो, तुम्हें खाना मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काला बाजारी चालू हो गई जब चीज कम होती है। जैसे आपने देखा था, पेंडेमिक आया था, कोविड, बहुत सारे लोगों ने 6-6 महीने का राशन भर लिया था, जबकि गवर्नमेंट बोल रही थी अरे मत भरो, लेकिन फिर भी लोगों ने भर लिया था। तो उससे कुछ चीजों के रेट्स थोड़े से बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, है ना। सेकेंड वेव में तो आपने ऑक्सीजन का हालत देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने कैसे हो गए थे, ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर वगैरह, कितना बुरा हाल था। तो बस ऐसी कालाबाजारी चालू हो जाती है। भ्रष्टाचार,
1943 में अकाल पड़ा, उसने कितना बुरा इम्पैक्ट डाला, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इसी बीच पाकिस्तान की डिमांड चालू हो गई और साथ में कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासकों से समझौते की नीति भी अपनाई जा रही थी। यानी ये सारी घटनाएं हमें कब दिखाई देती हैं? 1945 में, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद भारत में इस तरह की स्थितियां सामने आई थी। तो बोल रहे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा? 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, इस विश्व युद्ध ने भारतीयों को मौका दिया कि वो अपनी डिमांड सामने रखें। ब्रिटिश ने उनकी डिमांड को फुलफिल करने नहीं करने पे कोई भी अपनी नीति अपनाई। भारतीयों ने जब देखा डिमांड फुलफिल नहीं हो रही तो उसने मूवमेंट चला दिए। भारत में कई सारे आंदोलन हुए, नेशनल मूवमेंट भी हुए, रीजनल लेवल पर भी मूवमेंट हुए और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत में कुछ ऐसी स्थिति सामने आती है। अब उस स्थिति का क्या हुआ वो सब हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये अभी देश में कुछ ऐसी घटना नहीं हुई है। कांग्रेस की आपने स्थिति स्पष्ट रूप से देख लिया कि क्या स्थिति है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने जान लिया कि कांग्रेस जो है वो अभी क्या मन बनाकर चल रही है। सुभाष चंद्र बोस उससे सेपरेट हो चुके हैं। 1939 तक कांग्रेस ने कुछ खास नहीं किया, बस ये किया है कि एक निष्क्रिय रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, वहां पर हमने उसको स्टॉप कर दिया है। इस बीच मुस्लिम लीग का रवैया देख लेते हैं। मुस्लिम लीग को लगा कि ये हमारे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो लीग के द्वारा लाहौर सेशन कंडक्ट कराया गया मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर में बैठक हुआ। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया और यहां पर पाकिस्तान की मांग रख दी गई कि भाई हमें सेपरेट एक क्षेत्र चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ओके, इसमें ये जो पाकिस्तान की डिमांड वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, इसमें कुछ लीडर्स का इंपॉर्टेंट रोल था मुस्लिम लीग के। खलीक उज़्ज़मा जिन्होंने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया था, लाए थे। फजक उल हक जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, उसको अनुमोदित किया था खलीक उज़्ज़मा ने। अनुमोदित मतलब ओके करना, ओके। और सिकंदर हयात खान, ये 3 ऐसे लोग थे जिनका पाकिस्तान के प्रस्ताव को लाने में, अनुमोदित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो लाहौर सेशन हुआ, पाकिस्तान की डिमांड रखी गई, क्या पाकिस्तान बनेगा, मतलब पाकिस्तान मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र। तो इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक वाले भारत में क्षेत्र है, कौन से, उत्तर पश्चिम क्षेत्र और पूरब का क्षेत्र, इनको तो मिलाकर आप एक अलग से राज्य बना दीजिए और उस राज्य का नाम रख दीजिए पाकिस्तान। और जहां पर भी इंडिया में मुस्लिम्स क्या है, माइनॉरिटीज में है, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई लाभकारी उपबंध करिए। ओके, तो ये था 1940 का कांग्रेस का लाहौर सेशन, जहां पर डिमांड रख दी गई पाकिस्तान की। इसी बीच पाकिस्तान की एक अलग राज्य बनने की डिमांड हुई। ओके, समझ में आया? चलो, अभी कुछ ब्रिटिश का इस पर एक्शन नहीं है। पाकिस्तान प्रस्ताव, ओके, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया ना। ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद की क्या घटनाएं हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बेसिकली इसके बाद हमारा चालू होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बारे में अगले चैप्टर में बताया गया है। लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ी सी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। क्या, थोड़ा सा जानिएगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें। 1939 में सितंबर में क्या चालू हो गया? सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ। अब ये जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली इस समय का पॉलिटिकल स्टेटस समझा रहा है इंडिया का और ब्रिटेन का, और इंडिया में भी मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। कांग्रेस में भी क्या चल रहा है वो बताया आपको। तो ये एग्जैक्ट कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है चैप्टर, ये आपको आगे जाने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो इसने बोला कि देखो भाई, ये द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने के पहले ही कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराएं आ गई है ना। 1938 का हरिपुरा सेशन, जहां पर काफी कांग्रेस के मेंबर सहमत थे, लेकिन 1939 तक विचारधारा में मतभेद आया। बोस यहां से सेपरेट हो जाएंगे, जो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का क्या एक्शन था? तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 1939 में बोस के सेपरेट होने के बाद 2 डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का और एक सेंटर में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाने का, उत्तरदायी सरकार लाने की डिमांड रखी, जिसको उस समय जो भारत का वॉइसरॉय था लिन लिथगो, उसने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, हम ये डिमांड नहीं मानेंगे, ठीक है। और कांग्रेस में क्या चेंज आया? तो कांग्रेस के जो मेंबर्स बैठे हुए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनकर, उन सबको बोला गया मारो रिजाइन, इस्तीफा दो। जब लिन लिथगो ने बोला हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो इन्होंने बोला ठीक है मारो रिजाइन तुम,
करो सब त्याग पत्र। ये हमें कांग्रेस का स्टेटस इस समय तक नजर आया। बाकी कहानी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस समय हम देखते हैं मुस्लिम लीग का क्या स्टेटस था। तो लीग ने क्या करा, 1940 में लाहौर सेशन कंडक्ट कराया और इसमें पाकिस्तान की डिमांड खुले तौर पर सामने रख दी, जिसमें भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को मिलाकर पाकिस्तान और जो माइनॉरिटीज वाले रीजन है उसमें उनके महत्वपूर्ण जो भी मुस्लिम लोग हैं, समुदाय के लोग, उनके हितों की रक्षा की बात कर दी। इनको स्पेशल प्रोविजन इनके लिए लाए जाएंगे। ठीक है, ये हमने देखा। ब्रिटेन का क्या स्टेटस था, ब्रिटेन का क्या रवैया था। तो इनिशियली 1939 में हम देखते हैं कि ब्रिटेन पूरी तरह से निश्चिंत था। लिन लिथगो बार बार हमारी चीजों को रिजेक्ट कर रहा था। हालांकि ये दबाव आने पे लिन लिथगो ने बोला, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम डोमिनियन स्टेटस तुम्हें देंगे, हमारा ऐसा लक्ष्य है। दूसरा, इसने बोला थोड़ा सा तोड़ते हैं ना कांग्रेस पे दबाव डालते हैं ना, तो इसने मुस्लिम लीग को और रियासतों को बोला थोड़ा वेट करो, 1935 के एक्ट में अमेंडमेंट करने वाले हैं, देखो तुम्हारे फेवर में चीजें लाएंगे, ज्यादा तुम इसको सपोर्ट मत करो, तुम ज्यादा इसको सपोर्ट करोगे तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगी चीजें। तो मुस्लिम लीग को और रियासतों को थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश की और साथ में कुछ एक्ट ला रहे हैं, भारत सुरक्षा अधिनियम, गुप्त अध्यादेश, जिनके माध्यम से ये लीगली अपने आप को प्रिपेयर किए हुए कि करो तो तुम विद्रोह, हम डंडा चलाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये सारा स्टेटस हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा। अब जो चीजें होंगी वो हम अगले चैप्टर में कनेक्ट करेंगे, क्या कि किस तरह से 1940 में लिन लिथगो के द्वारा हमें क्या दिया जाता है, अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर दिया जाता है, जिसको हम रिजेक्ट करेंगे। और अगस्त ऑफर रिजेक्ट करने के बाद हमारे द्वारा चालू किया जाएगा दिल्ली चलो मूवमेंट या सत्याग्रह, है ना। दिल्ली चलो सत्याग्रह हम चालू कर देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से ये क्या लेकर आएंगे वो सब हम देखेंगे। 1942 का हम देखते हैं, 1942 में दो चीजें आएंगी, एक तो क्रिप्स मिशन आता है और यही वो समय है जब क्या चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर कैसे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का फॉर्मेशन होता है और वो कैबिनेट मिशन जो बनती है, उस कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है, वो सब जर्नी हम डिस्कस करेंगे और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये था चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने क्लास में दे दिया, बस आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे, चीजों को समझते हुए चलिए, कनेक्ट करते हुए चलते चलिए। ये वाली जो चीज है ना, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, रिवीजन करते रहिए। मैंने बोला मन को अपने नियंत्रित रखो, है ना। तो मन भटक रहा है, कहीं भी भटक रहा है, टीवी की तरफ जाए, गेम की तरफ जाए, कुछ भी जो भी आपका करने का मन कर रहा है, थोड़ा सा उससे हटाओ उसे, है ना। 100% एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आधा घंटा पढ़ लो, अगले दिन 1 घंटा कर लो, उसके बाद 1.5 घंटा, धीरे धीरे करो, है ना। और रोज अपना टाइम लिखो कि कल मैंने कितना टाइम दिया था, आज कितना टाइम दिया, 20-21 में देखो बिल्कुल प्रो हो जाओगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।